भारत को मुक्केबाजी में पहला पदक दिलाने का श्रेय द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह को जाता है। भिवानी के साई छात्रावास में रहते उन्होंने मुक्केबाजों की ऐसी खेप तैयार की जिसकी बदौलत ग्वांगझू चीन में 2008 के ओलंपिक के दौरान भिवानी के विजेंद्र सिंह ने रजत पदक हासिल कर भारतीय मुक्केबाजी इतिहास में पहला पदक अर्जित किया था। भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले जगदीश सिंह सेवानिवृत्ति के बाद अब अपना सारा समय भिवानी बॉक्सिंग क्लब को देंगे। इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा में न केवल गुणात्मक विकास होगा, प्रतिभा चमकेगी, बल्कि आने वाले ओलंपिक में भारत को एक बार फिर पदक की उम्मीद जगी है। इसी को लेकर जगदीश सिंह से बात की जाती है। तो सब आप रिटायर हो गए साई से, अब भिवानी बॉक्सिंग क्लब में जो बॉक्सर हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो कितना आप समझते हैं कितना गुना लाभ होगा खिलाड़ियों को, कितने दिख रही प्रतिभा? मैं मानता हूं कि मैं सरकारी कागज़ों में रिटायर हुआ हूं और जो एक नियम है सरकार के कि 60 साल की सर्विस होने के बाद किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाता है। अब मैं अपना जो पूरा समय है मेरी भिवानी बॉक्सिंग बीबीसी जो क्लब है उसके मुक्केबाजों को आगे बढ़ने में लगाऊंगा और बीच में जो मेरा खाली समय होगा उसमें मैं जो भी हमारे जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनसे संबंधित जो कठिनाइयाँ होंगी उनको समाधान के लिए समाज की सेवा करूँगा। को साहब 2008 में एक मौका ऐसा आया कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब शिखर पे था, ओलंपिक में पहला पदक आया देश के हिस्से में, और उसका श्रेय दावे कुछ भी हो आपको जाता है, क्योंकि आपने वो जो पौध थी उसको निखारा, वटवृक्ष बनाया और उसी की बदौलत भारत को पहला पदक मिला। आने वाले भविष्य में के ओलंपिक में क्या उम्मीद की जा सकती है? ये ओलंपिक तो अभी 2020 में पोस्टपोन हुआ था, 21 में होने वाला है टोक्यो में। इस पर तो अभी भी मैं मानता हूँ कि कोरोना का साया मंडरा रहा है और भारतीय मुक्केबाजों की अच्छी तैयारी है। अगर ओलंपिक होता है तो मैं मानता हूँ कि भारत को फिर एक ओलंपिक में पदक मिल सकता है और वो भी भिवानी के मुक्केबाजों से। को साहब अगर टोटली मुक्केबाजों की टीम की बात करें तो उसमें से हरियाणा के कितने मुक्केबाज ओलंपिक में पहुँच सकते हैं? ओलंपिक में हमारे विकास कृष्ण हैं, कौशिक हैं और हमारे जो पंघाल हैं और एक और हैं बड़े बेटे, 4 मुक्केबाज अभी हैं हमारे पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में भी हमारी पूजा है और पूजा ही है महिला। तो साहब ये समझा कि कविता चाहे नीतू का समय अब जा चुका है जो हाँ, मैं मानता हूँ कि कविता चहल और ये काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हो गए हैं। अब उसकी जगह जो हमारे उभरते हुए युवा खिलाड़ी हैं वो ले रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पीछे बैठी ये साक्षी है, 3 बार की जूनियर और यूथ की वर्ल्ड चैम्पियन है। ये नीतू है रिंग में खड़ी है, अभी ये 2 बार की यूथ की वर्ल्ड चैम्पियन है। इन बच्चों के लिए अभी आगे सुनहरा अवसर है और अगला जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम 2024 जो ओलंपिक होगा उसमें मैं मानता हूँ कि भिवानी का रुतबा फिर से एक बार अलग होगा। तो सब जो आपके शिष्य थे अतीत में वो आज शिखर पे हैं, तो जब आप नए दौर की तैयारी कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनका कितना सहयोग मिलेगा? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो मुक्केबाज हैं उनकी मानसिकता क्या है, किस तरह का उनका रुझान है, क्या वो ये चाहते हैं कि उनके जो छोटे भाई हैं, छोटे जूनियर जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने में कितना सकारात्मक सहयोग देते हैं, ये मेरे खिलाड़ियों के ऊपर है। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर जैसे कल विजेंद्र आया था, उसने हमारे सारे खिलाड़ियों से मुलाकात की, दिनेश आया, जय भगवान आया, कविता चहल आई, उन्होंने जो जितने हमारे क्लब के उभरते हुए मुक्केबाज थे उनको सभी को मोटिवेट किया, उनके साथ अपने विचार शेयर किए और उनके साथ फ़ोटोग्राफ भी खिंचवाए ताकि वो उनको एक आइडल मान के आगे बढ़ सकें। तो मैं मानता हूं कि हमारे जो सीनियर मुक्केबाज हैं उनकी सोच काफ़ी सकारात्मक है और चाहते हैं कि भिवानी का और हरियाणा का नाम हमारे जो मुक्केबाज हैं आने वाले ओलंपिक और एशियन गेम कॉमनवेल्थ में करें। को सब मुक्केबाजी में मुक्केबाजी पर राजनीति हावी रही है, तो उसका खिलाड़ी पर क्या असर पड़ रहा है?
मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति बहुत हावी रही है और राजनीति ही नहीं, करप्शन भी हावी रहा है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारी जो मुक्केबाजी हैं फेडरेशन है, उनके अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी हैं, जो इसके एयरलाइंस के चेयरमैन भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो सारा दायित्व कार्यभार है मिस्टर आर के संचेती के ऊपर छोड़ रखा है। उनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मनोनीत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है और उनका जो अतीत रहा है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में जितना भी करप्शन और गड़बड़ झाला हुआ, उनके वो नायक रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि भाई मोदी जी की जो करनी और कथनी है उसके हिसाब से उनको आगे लाया जा रहा है। अगर मोदी जी चाहते हैं कि पारदर्शी सरकार हो, गुड गवर्नेंस हो, तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड या डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी हैं उनको खेलों में आगे नहीं लाना चाहिए। खिलाड़ियों पे और देश पे और समाज पे उनका बुरा असर पड़ता है। तो कौन साहब, पिछले लंबे समय से जब ये विवाद के घेरे में जो लोग हैं वो लोग मुक्केबाजी जैसे बड़े खेल के अंदर सिरमौर बने हुए हैं, तो इससे खिलाड़ी का भविष्य खराब होगा ही होगा। देश की साख भी खराब हो, देश की साख भी खराब होगी। और कई मीडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था, आपको ध्यान हो 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम हुए थे, तब ब्रजेश शरण सिंह जो हमारे कुश्ती संघ के, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनको चीफ डिमिशन बनाया गया था। उनका भी व्यक्तित्व काफ़ी विवादास्पद रहा है। और जो हमारे आर के संचेती जी जिनका मैंने नाम लिया है, वो डिप्टी चीफ थे। और पूरा मीडिया ने, पूरी देश ने इस बात को उठाया था कि मोदी जी आप इस बात पर ध्यान दें। लेकिन मोदी जी जो ऐसे अभी भी किसान आंदोलन में भी हैं, वो अपने मन में जो ठान लेते हैं उससे वो मुकरते नहीं हैं। उन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दो करप्ट और डिस्प्यूटेड व्यक्तित्वों को देश का हेड बना के एक कॉमनवेल्थ गेम में वहाँ पर भेजा, जिसका हमारे खिलाड़ियों पे, समाज पे एक नकारात्मक असर पड़ा है और आगे भी अगर ऐसा करते हैं तो पड़ेगा। तो सब खेल में राजनीति और मनमानी, हठधर्मिता चलेगी तो हमारी जो प्रतिभा है वो कैसे पनपेंगी? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। राजनीति और अफसरशाही ने एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा कर रखा है खेलों में। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि 130 करोड़ की आबादी में गिने चुने ओलंपिक पदक हों। अब हम आज़ाद हैं इस नौकरी से और नौकर के कोई अधिकार नहीं होते। हम सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ बोल नहीं सकते थे। अब मैं मानता हूं कि हम जितने भी इस तरह के मुद्दे आएंगे, करप्शन होगा, चाहे फेडरेशन का हो, चाहे अफसरशाही का हो, चाहे राजनेताओं का हो, हम बेबाकी से इनको आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देश के सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिले, पारदर्शी सिलेक्शन हो और खेल सुविधाएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो, करप्शन कम हो और जो अफसरशाही है, जो फेडरेशनों की मनमानी है, जो चहेतों को आगे लेने की कोशिश करते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कोचिंग में, ऐसे कोच जिन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी पैदा नहीं किया, उनको वो राष्ट्रीय टीम की दायित्व सौंपते हैं। तो हमारे लिए शर्म की बात है। हम इन मुद्दों को अभी उठाएंगे, मिनिस्ट्री के सामने भी उठाएंगे, मीडिया के सामने भी उठाएंगे। तो साहब, जो लोग प्रशिक्षण देने लायक थे या वो नहीं थे, ऐसे लोग अतीत में भी खेलों से जुड़े रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेलों की ABCD नहीं पता होती, फिर भी वो फेडरेशन, संगठन जो भी हैं उनसे लगाव रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी भी उसने आज तक ये मांग नहीं उठाई कि खिलाड़ी को तैयार करने के लिए राशि अलॉट होनी चाहिए, न कि उसको जीतने के बाद करोड़ों रुपये दिए जाने चाहिए। अगर उसे पहले राशि दी जाएगी खिलाड़ी को तो उसकी प्रतिभा निखरेगी, उसको जो जरूरी सामान है वो मिलेगा। अब तो खिलाड़ी आर्थिक मोर्चे पर तंग होता रहता है, जब वो पदक लेके आता है तो उस पर बौछार होती है। तो इसमें आप क्या समझते हैं? इस मामले में भी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। खिलाड़ी को पहले ग्राउंड लेवल पे जो शुरुआत होती है जूनियर, सब जूनियर में, धरातल पे, तब सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि बाद में जो पदक लेके आता है तो उसके ऊपर वो दौलत और शोहरत की जो बरसात होती है उससे फिर उनका हजमा है वो ख़राब हो जाता है। वो मैं मानता हूँ कि वो इतना ज़्यादा अहंकार और पैसा आ जाता है उनके पास, वो खेल ही छोड़ देते हैं ज़्यादातर। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी हमारे हरियाणा में हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं जो हमारे खेल मंत्री हैं, अभी खेल नीति में बदलाव हुआ है, तो इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि खिलाड़ियों को जो पिछली सरकार ने नीति बना के DSP और दूसरे अच्छे पद देने का नियम बनाया था, वर्तमान में बदल दिया गया है कि वो ऐसे प्रशासनिक पदों पे नहीं नियुक्त करेंगे। खाली खेल विभाग में
उपनिदेशक व जूनियर कोच व सीनियर कोच लगाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच हो, उसको दूसरे पदों पे भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। इस मुद्दे को हम मीडिया के माध्यम से सरकार से उठाएंगे और आशा करते हैं कि सरकार और हमारे खेल मंत्री हैं वो इसकी तरफ ध्यान देंगे। वो सब जो अफसरशाही की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि अफसरशाही भी खेलों पर राजनीति की तरह हावी रही है, लेकिन कुछ अफसर तो ऐसे भी थे जो खेलों से लगाव रखते थे और अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। उनने आज तक कितना सहयोग दिया खेलों को सुधारने के लिए? बिल्कुल आपकी बात सही है, खेलों से प्यार करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। पिछली उसमें 2012 से पहले हमारे जो श्री रंजीव दलाल मुक्केबाजी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, जो हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक भी रहे और वो भिवानी में एसएसपी भी रहे हैं 1977-78 में। वो एक बहुत अच्छे खेल प्रेमी थे और उन्हीं की बदौलत मेरे बहुत ज़्यादा दर्जनों खिलाड़ी अच्छे पदों पे हरियाणा पुलिस में नियुक्त हुए और उन्होंने हमेशा खेल के मैदान में बैठ के हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और मुक्केबाजी में जो बूस्ट आया था, कि बहुत बड़ा मुक्केबाजी को उठाने का जो दौर था 2008 से 12 तक, मैं मानता हूँ उसमें श्री दलाल साहब का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ाया, हमेशा खिलाड़ियों की दुख सुख की बात सुनते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे और उन्होंने ही हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर खिलाड़ियों की भर्ती का जो मार्ग था वो प्रशस्त किया था। चीन ओलंपिक के बाद मुक्केबाजी में एक ठहराव सा आ गया था। उसका कारण ये भी लगा सकते हैं कि आपका तबादला अलवर कर दिया गया, फिर रोहतक कर दिया गया। भिवानी में देखा जाए तो मुक्केबाजी में काफ़ी ठहराव सा नजर आया। अब आप बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो अब किस तरह से मुक्केबाजी को दोबारा ले में लाएंगे? ठहराव की जहाँ तक बात है, उसके दो कारण थे। एक तो मुझे भी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा काम करने के बाद मैं सोचता था कि मुझे एक अच्छा पुरस्कार मिलेगा, मेरा हौसला बढ़ाया जाएगा मेरे विभाग द्वारा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा जो ठहराव का कारण था, हमारी जो भारतीय मुक्केबाजी संघ है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने निलंबित कर दिया था, वो भी एक कारण था और ये तबादले वाला भी था। इससे हमारा भी थोड़ा मनोबल उदास हुआ था, मनोबल गिराने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसके बाद मैं अलवर गया, अलवर से मैं रोहतक आया और रोहतक में भी मैंने एक बहुत अच्छा स्टफ तैयार किया है, खास करके लड़कियों का। हमारी कई लड़कियाँ विश्व चैंपियनशिप में पदक लेके आई हैं, कुछ गोल्ड लिए हैं, सिल्वर भी लिए हैं, तो मैंने रोहतक में भी अपना भरपूर योगदान मुक्केबाजी में दिया है। दोस्तों, दैनिक जनजागरण का एक आखिरी सवाल है आपसे कि आने वाले समय में मुक्केबाजी का भविष्य निखारने में बीबीसी की कितनी भूमिका रहेगी? मैं अपने शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से वादा करता हूं कि आने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम होगा 2022 का 24 का, उसमें भिवानी की जो धमक 2008 में थी वो पुनः लौटाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा प्रयास है। मेरे शहरवासियों का और मीडिया बंधुओं का भी मुझे बहुत प्यार मिला है। 2008 की जो बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का रहा है। उससे पहले केवल क्रिकेट को ही स्थान मिलता था। ओलंपिक खेलों को पहली बार 2008 में मुक्केबाजी जैसे खेल को मीडिया ने स्थान दिया और उसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक जो है मैसेज पूरे देश में मुक्केबाजी को उठाने के लिए गया है। इसके लिए मैं पूरे मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ। भविष्य की मुक्केबाजी को लेकर वे पूरी तरह से उत्साहित हैं और खिलाड़ियों को पूरे दमखम के साथ भविष्य के ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों व एशियाई खेलों के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। दैनिक जनजागरण के लिए अजय सैनी, भिवानी। के प्रशिक्षक जगदीश सिंह द्वारा तैयार किया गया खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी पहचान बनाई है। अगर क्लब का रिकॉर्ड देखा जाए और जगदीश सिंह की उपलब्धियों को गिना जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 95 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अर्जित किया है, जबकि 77 खिलाड़ियों ने रजत पदक अर्जित किया है। 111 खिलाड़ी कांस्य पदक लेकर लौटे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जाए तो 291 स्वर्ण पदक के साथ साथ 133 रजत व 156 कांस्य पदक जगदीश सिंह के मुक्केबाजों के हिस्से में आए हैं।